यहीं पर ही उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए या कानून बनाए, जिसमें से आधे से ज़्यादा कानून आज तक फॉलो किए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। समझ सकते हैं। वो अपनी सभा के बीच नंगे निकल जा करते थे और वो औरतों के कपड़े पहनना भी अपना आपका एक शौक समझते थे, जिसके कारण ना तो उन्हें करा कि अगर किसी के पास 50 सिपाही हैं तो उनका एक दस्तावेज बनेगा, जो आज के टाइम पे पहचान पत्र या आधार कार्ड के रूप में आप मान सकते हैं, जिसके अंदर उस दोस्तों एक कहावत और थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा कानून बनाया था कि ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी को दूंगा और ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी को बांटूंगा। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट, यानी कि हौसखास सीरीज़ का दूसरा पार्ट मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको मदरसे का दक्षिणी भाग दिखा चुका हूँ, जो फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको इस मदरसे का उत्तरी भाग दिखाऊंगा और वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठ के अपने दुनिया के सबसे बड़े बड़े फैसले लिया करता था। तो हम उधर की साइड अपनी रवानगी स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, मदरसे की उत्तरी भाग दिखाने से पहले मैं आपको फिरोज शाह तुगलक के ऊपर बैठे हुए हरे कलर के तोतों का नज़ारा करवाऊंगा, जो कितने खूबसूरत लग रहा है। उनकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही होगी आपको। चलते हैं उत्तरी भाग की तरफ, यानी कि मदरसे के उत्तरी भाग की तरफ, और उसके बाद मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी अब बैठकर उस जगह अपने बड़े बड़े फैसलों को मुकाम तक पहुँचाते थे और उन्होंने कौन कौन से फैसले बनाए थे, वो सब चीज़ें मैं उस जगह जाके आपको बताऊंगा, उस जगह का नज़ारा कराते थे। उससे पहले आप देख सकते हैं मकबरे के जैसी वो दक्षिणी हिस्सा था, वैसे ही उत्तरी हिस्सा यहाँ से चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा जा रहा है पूरा, इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ जो हिस्सा है, ये सारा मदरसे का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा। और ये हिस्सा पूरा वहाँ तक जाता था, यानी कि जो कोने पे आप देख रहे हैं इमारत बनी हुई, वो इमारत है मस्जिद। ये मदरसा वहाँ तक जाता था, जो अब खंडर हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम फाइनली आ चुके हैं मदरसे के उत्तरी भाग के अंदर, और ये ढांचे को देख के आपको क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों इस ढांचे से ही पता चलता है कि ये मदरसा 2 मंजिले का हुआ करता था, यानी कि ये पूरा किला उस समय में 2 मंजिल का हुआ करता था, जो आज के समय में खंडर हो चुका है। ये जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे हौस खास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। और मैं आपको उससे पहले ये खंडर का अंदर से नज़ारा कराता हूँ। मैं आपको ये नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, इसी जगह ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि मदरसे का उत्तरी भाग है, इसके बारे में सारी लिखी हुई कि 45 मीटर तक फैला हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ का थोड़ा अंदर का नज़ारा कराता हूँ। ये इस मदरसे के निचले हिस्से में जाने का रास्ता है, जो फ़िलहाल बंद कर चुका है। आप देख सकते हैं ये बंद कर चुका है, क्योंकि यहाँ गलत एक्टिविटी होती थी, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया है। और अब मैं आपको यहाँ का ऊपर का थोड़ा नज़ारा कराता हूँ, ये कैसा है। आप देख सकते हैं ये भी एक रास्ता ही था, यहाँ से ऊपर जाते थे, लेकिन अब वो खंडर हो चुका है, तो वहाँ का कोई रास्ता नहीं रहा है। सो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो मीटिंग हॉल के पास, या उस जगह के पास जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठ के अपने अधिकारियों के साथ या मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे और अपने बड़े बड़े फैसले किया करते थे। आप ये देख रहे हैं हिम्मत वाली मंजिल, जहाँ पे उस समय ये एक मीटिंग हॉल हुआ करता था और यहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। वो उसका मैं आपको नज़ारा कराता हूँ और उसके बाद इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी बड़ी चट्टानों से काट के ये 3 गुम्मत वाली इमारत बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ के जीने तक को चट्टानों को काट काट के बनाया गया है, और ये पिलर वगैरह सब चट्टानों को काट काट के बनाए गए हैं। और आगे चल के हम दिखाते हैं इसी एरिया के अंदर दोस्तों उस समय मीटिंग हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी की, और यहीं पर ही उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए या कानून बनाए, जिसमें से आधे से ज़्यादा कानून आज तक फॉलो किए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का सफ़र या दुनिया उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारती है। जैसे कोई बोलता है क्रूर बादशाह, कोई बोलता है दयालु बादशाह, कोई तरह तरह की चीज़ें मूवीज़ के अंदर भी दिखाई गई हैं। हालांकि उसमें तो कुछ सच हैं और कुछ झूठ हैं, उस पर ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह के कानून बताए थे वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप मीटिंग हॉल का नज़ारा देख सकते हैं। इसके चारों तरफ कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं और इस मीटिंग हॉल से क्या फ़ैसले लिए जाते थे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 में शुरू हुआ था और उनका शासनकाल ख़त्म हुआ था 1316 के अंदर। कहा जाता है या असलियत भी यही है कि खिलजी वंश के अंदर सबसे लंबा शासक करने वाले व्यक्ति खुद अलाउद्दीन खिलजी ही थे, जिन्होंने लगभग 20.5 साल राज किया था। और उन्होंने दोस्तों इस मीटिंग हॉल के अंदर या और भी जगहों पे जहाँ वो गद्दी के ऊपर बैठते थे, उन्होंने जो फैसले लिए उनमें से कुछ फैसले बहुत ही ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैसा कि उनके समय में हिंदुस्तान के अंदर शराब पीना बैन था, यानी कि स्पेशली दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर शराब पीना बैन था और इंटरकास्ट मैरिज भी करना अलाउ नहीं थी। और उसके साथ साथ उन्होंने 3 ऐसी मार्केटों का निर्माण किया, जो मार्केट उसमें से 2 मार्केट आज भी काम की जाती है। पहली मार्केट थी कपड़ा मार्केट। उन्होंने एक ऐसी मार्केट बनाई थी जहां सिर्फ कपड़ा बिके और कुछ नहीं बिके। दोस्तों, गेहूँ चना यानी कि किसानों से सही दाम पे उठाकर आम पब्लिक तक पहुंचाने वाली मार्केट, जिसके अंदर गेहूँ मिले, चना मिले, बाजरा मिले, यानी कि सब खाने पीने की चीज़ें मिले। ये दूसरी मार्केट हो गई। तीसरी मार्केट थी दोस्तों घोड़ों की, यानी कि तंदुरुस्त घोड़े कहाँ मिले और गुलाम कहाँ मिले। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गुलाम वंश के कुछ गुलाम की मार्केट थी, लेकिन खिलजी वंश के अंदर उसे एक मान्यता मिली, समझ सकते हैं, जहाँ पे जैसे रोमन्स के अंदर या रोम हो या यूरोप कंट्रीज हो, उस समय जहाँ पे गुलाम बेचे जाते थे उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता था। लेकिन खिलजी वंश में एक ऐसा कानून बना जहाँ पे वो गुलामों को खरीदा बेचा जा सकता था, लेकिन उनको एक इंसानियत की तरह, यानी कि एक ह्यूमैनिटी या कह सकते हैं एक अच्छे बर्ताव की तरह उनका ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि आप उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। तो ये कानून अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया कि अगर आप गुलाम बेचोगे तो उनके साथ इंसानों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। दूसरा था तंदुरुस्त घोड़ों का। ये 3 मार्केट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में किया था। उसके बाद भी उसने कई कानून बनाए, जैसे एक कानून बनाया था तस्वीर प्रथा, यानी कि उस समय में जब उससे पहले जो शासक गुजरे थे उनके समय में क्या होता था कि एक राजा होता था और वो अपनी सेना के मंत्रियों को, जैसे अलग अलग टुकड़ियाँ होती थी उस समय में, तो सबको कोई मतलब जो वो टुकड़ी के जो मालिक हुआ करते थे उनके पास 50 घोड़े या 50 सिपाही हुआ करते थे, तो वो 500 बताकर उनसे राजाओं से पैसा लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ पे गौर करा और उसने ये कानून लागू करा कि अगर किसी के पास 50 सिपाही हैं तो उनका एक दस्तावेज बनेगा, जो आज के टाइम पे पहचान पत्र या आधार कार्ड के रूप में आप मान सकते हैं, जिसके अंदर उस कमानदार का नाम होगा और उसके सिपाहियों का नाम होगा। समझ सकते हैं, ये कानून भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, जो आज तक फॉलो किया जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके मिनिस्टर CM हो गए और CM के नीचे अलग अलग अधिकारी हो गए। ये सब सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी था। और दूसरा कानून और उससे आगे के कानून थे मोहर पता, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ताकतवर घोड़े होते हैं, जब दुश्मन से जंग हुआ करती थी तो उस समय जब जंग जीती जाती थी उसके बाद अब उनके घोड़े कौन से हैं, तो वो चीज़ इंसान समझ नहीं पाता था कि हमारे घोड़े कौन से हैं और दुश्मन के घोड़े कौन से हैं। तो उस समय भी उसने एक प्रथा लागू करी या एक कानून लागू करा कि उसने अपनी फौज के जितने भी घोड़े हुआ करते थे, यानी कि 1 लाख घोड़े जो उसकी सेना हुआ करती थी, उन सब घोड़ों पे उसका निशान दागा गया, जिससे ये पता चला कि उनके घोड़े कौन से। आगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सराय खानों का निर्माण किया। सराय खाने वो नहीं दोस्तों कि जहाँ पे आने जाने बाहर से आने वाले लोग खाना खाएं। उसका सराय खाने का मतलब हुआ करता था गोदाम, यानी कि एक स्टोर रूम, जो आज के समय भी सरकार बनाती है कि दुनिया भर के किसानों से इंडिया के किसानों से गेहूँ लेना, दाल लेना, जो सारी चीज़ें होती हैं उन सबको लेके स्टोर करना और उन्हें एक न्यूनतम दाम में या एक रिजनेबल दाम के अंदर लोगों तक मुहैया कराना, ताकि उसकी डिमांड या उसकी प्राइस जो खरीदार, जो उस टाइम दुकानदार हुआ करते थे, वो ऊपर नीचे करके ना बेचें। ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस समय की मस्जिद है जो उसी समय
इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसके अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये और इसकी स्ट्रक्चर देख के लगता है कि ये मस्जिद भी 2 मंजिला हुआ करती थी। समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जीना जा रहा है, तो इसका मतलब वो मस्जिद भी ये 2 मंजिला हुआ करती थी। दोस्तों बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत कब हुई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मौत 1316 के अंदर हुई, जिसके कारण उनका शासनकाल सिर्फ 20.5 साल ही चल पाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उनके सिपा सलार या करीबी उनके साथी हुआ करते थे मलिक गफूर, इतिहासकारों का या फिल्मों में उनके बारे में ये दिखाया गया है कि दोनों का जिस्मानी संबंध होता था इसके बीच, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक गफूर के बीच, यानी कि वो दोनों गए थे। लेकिन इसका कोई सच तथ्य इतिहासकारों के पास नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये गलत बताते हैं। क्योंकि मलिक गफूर, जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई तो मलिक गफूर गद्दी के ऊपर बैठे, लेकिन उनकी शासनकाल इस तरह का था कि वो किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही शहरों पर कब्जा किया, जैसे गुजरात हुआ, मेवाड़ हुआ और भी बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। लेकिन मलिक गफूर ऐसा नहीं चाहते थे, वो सिर्फ खिलजी वंश को एक सिक्योर करना चाहते थे, यानी कि उसे एक ठहराव देना चाहते थे। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई तो मलिक गफूर बैठे। कुछ सालों बाद मलिक गफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के छोटे बेटे शहाबुद्दीन को गद्दी पे बिठाया। लेकिन तो जब मलिक गफूर ने शहाबुद्दीन को गद्दी पे बिठाया, उसके बाद मलिक गफूर का इंतकाल हो गया। तो जो उनके बड़े बेटे थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे थे मुबारक खान, उसने मौका मिला तो उसने शहाबुद्दीन को गद्दी से उतारकर खुद काबिज हो गया, यानी कि शहाबुद्दीन का कत्ल करके वो खुद गद्दी पे बैठ गए। समझ सकते हैं। लेकिन मुबारक खान के बारे में बहुत सारी तख्ती बातें हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेबल बातें हैं कि वो बहुत मतलब कह सकते हैं आप रंगीन बादशाह थे। वो अपनी सभा के बीच नंगे निकल जा करते थे, और वो औरतों के कपड़े पहनना भी अपना आपका एक शौक समझते थे, जिसके कारण ना तो उन्हें प्रजा से मोहब्बत मिली और ना ही वो इस काबिल बन पाए कि वो इस राज्य को आगे बढ़ा सकें। 4 साल के अंदर ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मुबारक खान का दौर भी सिर्फ 4 साल के अंदर ही रहा, और मुबारक खान को मारा गया खुसरो खान के द्वारा, और खुसरो खान उसके बाद इस गद्दी के ऊपर काबिज हुए। लेकिन वो भी कुछ महीनों बाद ही। उस समय खिलजी वंश में गवर्नर हुआ करते थे गाजी मलिक, जिनका उस समय खिलजी वंश के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकतवर मतलब गवर्नर माने जाते थे। उन्होंने खुसरो खान को मारा और उसके बाद खिलजी वंश को समाप्त किया। समझ सकते हैं आप, खिलजी वंश को समाप्त किया, और गाजी मलिक ने शुरुआत करी तुगलक वंश की, जिसके बाद मतलब कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो बताया कि तुगलक वंश का भी इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक है। तो उसकी शुरुआत करने वाले थे गाजी मलिक। समझ सकते हैं दोस्तों। यही इस दूसरे पार्ट का कुछ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट था जो अलाउद्दीन खिलजी या उसके दोनों बेटे या गफूर मलिक तक मैंने पहुँचाया। यही वो स्थान था जहाँ अलाउद्दीन खिलजी बैठ के फैसले लिया करते थे। तो दोस्तों अब हम इसके तीसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं, यानी कि इस किले की झील की तरफ, और वहाँ पे इसका तीसरा पार्ट की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आपको दूसरा पार्ट पसंद आया होगा।